पेरिस की बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस यानी फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी के बेसमेंट में एक ऐसी डायरी बंद है जिसे अगर आप बिना सुरक्षा के छू लें तो आपकी जान जा सकती है। यह डायरी आज भी अदृश्य मौत उगल रही है। यह दस्तावेज है विज्ञान के इतिहास के उस सबसे बड़े और खतरनाक आविष्कार का जिसने इंसान को कैंसर से लड़ना सिखाया, लेकिन खुद अपनी खोजकर्ता की जान ले ली। यह कहानी है आधुनिक भौतिकी की जननी मैरी स्कोलोडोव्स्का क्यूरी की। नमस्कार, मैथनोलॉजी के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। बात साल 1896 की है, जब फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी हेनरी बेकल ने एक अजीब घटना देखी। उन्होंने पाया कि यूरेनियम के टुकड़ों से कुछ अजीब और अदृश्य किरणें अपने आप निकल रही हैं। उस दौर में पूरी दुनिया मानती थी कि परमाणु अविभाज्य और स्थिर होता है, वह कभी बदल नहीं सकता। इसी समय एक युवा और प्रतिभावान पोलिश महिला मैरी क्यूरी पेरिस की सोरबोन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने डॉक्टरेट के लिए एक विषय ढूंढ रही थी। उन्होंने बेकल की इन अदृश्य किरणों पर शोध करने का फैसला किया। उनके पति पियरे क्यूरी, जो खुद एक बेहतरीन भौतिक विज्ञानी थे, अपनी खुद की रिसर्च छोड़कर मैरी के इस मिशन में शामिल हो गए। क्यूरी दंपति के पास कोई आधुनिक लैब नहीं थी। नोबेल प्राइज की आधिकारिक वेबसाइट nobelprize.org के ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने पेरिस के स्कूल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एक पुराने टपकते हुए लकड़ी के शेड को अपनी लैब बनाया था। मैरी ने शोध के लिए पिचब्लेंड, जिसे यूरेनिनेट भी कहा जाता है, नाम का एक दुर्लभ और महंगा खनिज चुना। जब उन्होंने पियरे द्वारा बनाए गए एक विशेष इलेक्ट्रोमीटर से पिचब्लेंड की रेडियो एक्टिविटी मापी तो वह हैरान रह गई। पिचब्लेंड के अंदर की किरणें शुद्ध यूरेनियम से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इसका सीधा वैज्ञानिक मतलब था कि इस मलबे के अंदर यूरेनियम के अलावा कोई ऐसा तत्व छुपा है जिसे विज्ञान आज तक नहीं जानता। क्यूरी दंपति ने ऑस्ट्रिया की खदानों से टन के हिसाब से पिचब्लेंड का कचरा मंगाया। उन्होंने इसे लोहे के भारी मूसल से पीसकर बारीक पाउडर बनाया। ब्रिटिश रेड क्रॉस के ऐतिहासिक विवरण के अनुसार इस पाउडर को बड़े बड़े बर्तनों में उबलते हुए एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड और संक्षारक रसायनों करोसिव केमिकल्स के साथ मिलाया गया। मैरी क्यूरी खुद 20-20 किलो के बर्तनों में इस खौलते हुए रसायन को लोहे की भारी छड़ से दिन भर हिलाती थी। एसिड में घोलने के बाद उन्होंने रासायनिक विधियों से अवांछित तत्वों को अलग किया। उन्होंने पाया कि जो हिस्सा बेरियम के साथ अलग हो रहा था, उसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। अंततः जुलाई 1898 को उन्होंने एक तत्व खोजा जो यूरेनियम से 300 गुना अधिक सक्रिय था। मैरी ने अपनी मातृभूमि पोलैंड के नाम पर इसका नाम पोलोनियम रखा। पोलोनियम को अलग करने के बाद भी कचरे में अत्यधिक रेडिएशन बचा हुआ था। 26 दिसंबर 1898 में उन्होंने फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेस को पत्र लिखकर घोषणा की कि उन्होंने एक और नया तत्व खोज लिया है, जिसका नाम उन्होंने लैटिन शब्द रेडियस यानी किरण के नाम पर रेडियम रखा। तत्वों की घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन विज्ञान की बिरादरी तब तक इसे मानने को तैयार नहीं थी जब तक कि वे शुद्ध रेडियम को दुनिया के सामने देख न लें। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे थका देने वाला वैज्ञानिक संघर्ष। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार 1899 से 1902 के बीच क्यूरी दंपति ने लगभग 7 से 10 टन पिचब्लेंड को रिफाइन किया। 4 साल के इस खूनी संघर्ष के बाद साल 1902 में मैरी क्यूरी सिर्फ 0.1 ग्राम यानी 1 डेसीग्राम शुद्ध रेडियम क्लोराइड अलग करने में सफल रहीं। एक रात जब वे अपनी अंधेरी लैब में गए
तो उन्होंने देखा कि टेस्ट ट्यूब में रखा वह पाउडर जुगनू की तरह एक अलौकिक नीली हरी रोशनी से चमक रहा था। मैरी क्यूरी ने अपनी डायरी में लिखा था, वे चमकती हुई ट्यूब्स अंधेरे में परियों की रोशनी जैसी लग रही थी। इस महान खोज ने मैरी क्यूरी को इतिहास के अमर पन्नों में दर्ज करा दिया और 10 दिसंबर 1903 को उन्हें हेनरी बेकल और पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला। साथ ही वह नोबेल जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। सन 1911 में पियरे की एक सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु के बाद भी मैरी रुकी नहीं। उन्होंने शुद्ध रेडियम को पूरी तरह से आइसोलेट करने के लिए रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में अपना दूसरा नोबेल पुरस्कार जीता। लेकिन इस चमक के पीछे एक खौफनाक सच छुपा था। उस समय विज्ञान रेडियो एक्टिविटी के जैविक खतरों से पूरी तरह अनजान था। मैरी क्यूरी रेडियम की टेस्ट ट्यूब को अपनी जेब में रखकर घूमती थी, उसे अपने डेस्क की दराज में रखती थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों के लिए लिटिल क्यूरी नाम की मोबाइल एक्स-रे गाड़ियां बनाई और बिना किसी सुरक्षा कवच के हजारों सैनिकों के एक्स-रे किए। दशकों तक इस अदृश्य रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण उनके बोन मैरो, अस्थि मज्जा के स्टेम सेल्स पूरी तरह नष्ट हो गए। 4 जुलाई 1934 को 66 वर्ष की आयु में अप्लास्टिक एनीमिया नाम की एक दुर्लभ रक्त बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। मैरी क्यूरी तो चली गई, लेकिन उनकी खोज आज भी जीवित है। शाब्दिक रूप से अमेरिकी मैगजीन बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक मैरी क्यूरी के व्यक्तिगत प्रभाव, उनके कपड़े, उनकी लैब का फर्नीचर, उनकी कुकबुक और उनकी सभी वैज्ञानिक डायरियां आज भी गंभीर रूप से रेडियो एक्टिव हैं। दरअसल मैरी क्यूरी की चीजों पर रेडियम 226 के आइसोटोप्स समस्थानिक गिरे हुए हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अनुसार रेडियम 226 की हाफ लाइफ या अर्धायु लगभग 1600 वर्ष होती है। इसका मतलब है कि आज से 1600 साल बाद जाकर यह रेडिएशन सिर्फ आधा कम होगा। यही कारण है कि उनकी डायरियों को फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी में लीड शीशे से बने विशेष बक्सों में बंद करके रखा जाता है। जो शोधकर्ता इन्हें पढ़ना चाहते हैं, उन्हें एक कानूनी बॉन्ड साइन करना पड़ता है और पूरे प्रोटेक्टिव गियर पहनने पड़ते हैं। यहाँ तक कि फ्रांस के पैंथियन में मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी की जो कब्रें हैं, वे आम कब्रें नहीं हैं। पर्यटकों और आगंतुकों को रेडिएशन से बचाने के लिए उनके ताबूतों को 5.4 सेंटीमीटर लगभग 2 इंच मोटी लीड शीशे की परतों से पूरी तरह सील किया गया है। मैरी क्यूरी की डायरी और अन्य चीजें अंधेरे में चमकती नहीं है, बल्कि उससे अदृश्य गामा किरणें निकलती हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान की खोज में एक वैज्ञानिक ने किस हद तक जाकर अपनी आहुति दी थी। उन्होंने रेडियम का पेटेंट नहीं कराया क्योंकि वह चाहती थी कि पूरी दुनिया में कैंसर का मुफ्त इलाज हो सके। मैरी क्यूरी का रेडिएशन सिर्फ उनकी चीजों में नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस अस्पताल में जिंदा है जहां आज रेडिएशन थेरेपी से किसी कैंसर मरीज की जान बचाई जा रही है। विज्ञान की इस अमर और जांबाज देवी को हमारा शत-शत नमन। वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें।